अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ऐसे में फिर से आबना हुर्मुज़ बंद है। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं जी परवीन सानी साहब, और उनका ये कहना है कि ईरान और अमेरिका की जंग तो नहीं रुक रही, अलबत्ता ईरान ने जो अमेरिका का हशर किया है वो काबिल तारीफ है। और सोचो कि अगर उसकी जगह पर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान उसका क्या ही हाल कर देता। तो आइए पहले परवीन सानी साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और इसके अलावा भी अमेरिका और ईरान के बीच में भी ऑन एंड ऑफ हम ये देख रहे हैं कि एक तरह का एक्सचेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस सबके बीच बातचीत भी हो रही है और इस बातचीत में अहम रोल निभाया है पाकिस्तान ने भी। हम ये आज के पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि इस जंग के बाद ईरान कितना पावरफुल हुआ है, क्या अमेरिका आइसोलेट हो गया है, क्या वर्ल्ड पावर का जो सेंटर है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है, भारत का उसमें रोल क्या है, भारत कहां खड़ा नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या अभी हमें बता रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी जिस तरह से शहादत हुई उसके बाद अब उनकी आखिरी यात्रा निकाली जाएगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और उसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था, नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि गवर्नर जो है बिहार के वो और विदेश राज्य मंत्री को भेजा जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं जा रहे हैं और यहां तक कि विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा गया है। आखिर इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, देश और दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीन साहनी जी। प्रवीन जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू नाउज नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और शायद हम सबके जहन में आ रहा है वो ये कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि एमओयू साइन हो गया है, हम ये देख रहे हैं कि बातचीत शुरू हो गई है, 60 दिन का एक वक्त जो है वो तय किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ लेबनान पर अटैक किया गया है। और अगर कल रात की ही बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का शायद नॉन न्यूक्लियर सबसे भारी बॉम्ब जो है वो लेबनान पर इजराइल ने गिराया है। जो एमओयू की शर्तें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है कि जितने भी रेजिस्टेंस जो फ्रंट्स हैं उन सब पर भी जो बॉम्बिंग है या किसी भी तरह का हमला है वो बंद होगा। अब आप इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उधर बातचीत भी हो रही है, उधर अमेरिका और ईरान के बीच में एक्सचेंज भी हो रहा है, तो कैसे इस सबको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी, समझने की कोशिश करते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, उसमें इजराइल शामिल नहीं है। अमेरिका को जिम्मेदारी दी गई है एमओयू के अंदर कि आप जो है कंट्रोल करेंगे इजराइल को, क्योंकि एमओयू साफ बोलता है कि उसमें हर फ्रंट के ऊपर सीज फायर चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ट्रंप की है, पहली बात तो ये है। तो अब कितना वो कंट्रोल कर पा रहे हैं नेतन्याहू को वो हम देख ही रहे हैं, रोज क्या हो रहा है। तो उनका डायरेक्ट इसमें कोई एंगेजमेंट नहीं है इजराइल का, पहले हमें ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का और ईरान का, उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है, उसमें मियाद दी गई है कि 60 दिन के अंदर इसको फाइनल डील में साइन करना है। पर साथ में ये भी लिखा गया है कि दिस इज एक्सटेंडेबल बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों पार्टी चाहेंगी तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ये जो एमओयू है इसमें सारे फायदे ईरान को हैं। वो इसलिए है क्योंकि ईरान ये लड़ाई जीता है। देखिए, एमओयू जो है वो पीस टाइम में भी हो सकता है। अगर पीस टाइम का एमओयू होता तो दोनों साइड जो थी उनको इक्वल फायदा होता, जिसे हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। यहाँ पे वो हालत नहीं है। यहाँ पर एमओयू साइन हो रहा है एक जंग के बाद, वो जंग जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई और मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो वो एमओयू साइन ही नहीं करते। तो इस एमओयू के अंदर जो ईरान को चाहिए है, ईरान की सारी शर्तें वो सारी की सारी मान ली गई हैं। पर अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर बहुत दबाव आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि आपने इतना ज्यादा क्यों दे दिया एमओयू में,
क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है आज अमेरिका में कि अमेरिका लड़ाई हार सकता है, ईरान, वो भी ईरान के साथ। तो इस बात को, क्योंकि जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है, उनका जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो आज भी समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका है, मिलिट्री टर्म्स के अंदर, जो कि नहीं है। वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया जो है बदल गई है, मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। इसका मतलब उसमें 3 बड़ी ताकतें हैं, एक नहीं है। वो समझते हैं अमेरिका है, पर अमेरिका एक ताकत है, चीन दूसरी ताकत है, रशिया तीसरी ताकत है, बड़ी ताकत, जिसे हम ग्रेट पावर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इन सब बातों को सामने रखें तो ये बिल्कुल तय समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशानी हो रही है कि मैंने इतना ज्यादा क्यों दे दिया है। तो वो कभी तो अपनी सोशल मीडिया से धमकाते रहते हैं ईरान को। अब ईरान को धमकने की मतलब, ईरान नीड नॉट बी स्कैर्ड अबाउट इट, फॉर द सिंपल रीजन ईरान हैज वन द वॉर। ईरान के पास हमेशा 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब ईरान का मन करेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकता है और ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। और दूसरा ऑप्शन ये है, ईरान जब चाहेगा बातचीत, जो टॉक्स हो रही है उसमें जाएगा या नहीं जाएगा, वो तय करेगा। जीती हुई पार्टी है, आज भी मिलिट्री ऑप्शंस है, आज भी ऑप्शंस है दुनिया को इकोनॉमिक प्रेशर में डालने के बहुत सारे। तो ये आप जब दोनों बातों को सामने रखते हैं, पहली बात ये कि इजराइल जो है वो डायरेक्टली एमओयू का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है और जो अमेरिका है वो मानने को तैयार नहीं है कि हम लड़ाई हार चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें वक्त लगेगा। जो कहा गया है कि 60 दिन के अंदर फाइनल डील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पर यह बात तय है कि फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए अभी लगता है कि किसी स्टेज पे जाके फाइनल डील साइन हो जाएगी। क्या आपको ये भी लग रहा है, लोगों को भी ये डर है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल 2 एक ऐसे कंट्री हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है प्रवीण जी, और ये कहा जा रहा है कि बार बार पीस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, अब तक शायद 39 टाइम्स उन्होंने कहा, और उसके बाद हमने देखा कि कोई डील नहीं हुई। ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक एमओयू बाकायदा तौर पर साइन हुआ है। क्या ये भी ये हो सकता है कि नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल में इलेक्शन है अक्टूबर में और उसके साथ साथ नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं, मेरे इसमें 2 सवाल हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में आपको कितनी पावरफुल नजर आती है? जो ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द बिग डिसीजंस आर टेकन बाय दिस लॉबी, डू यू अग्री विद दिस? और दूसरा मेरा सवाल कि क्या वही ज़ायनिस्ट लॉबी ये फर्दर क्या प्रेशर बना सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बोरो कर रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स तक रुक जाया जाए नवंबर तक, और फिर उसके बाद हम कुछ होता देखेंगे ईरान और अमेरिका के साथ? या आपको लग रहा है कि ये वॉर रुक गई है, थम गई है, और ये जो डील है ये 60 दिन से हो सकता है कि और 90 दिन या 4 महीने 6 महीने भी हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन फाइनली यही साइन होने जा रहा है? देखिए, इसमें कुछ आपने सवाल उठाए हैं जिसके जवाब ये हैं कि जहां तक ज़ायनिस्ट लॉबी का अमेरिका में ताल्लुक है वो बहुत पावरफुल है, पर उसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहें तो उस पूरी पावरफुल लॉबी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो ये समझना है कि ऐसी क्या बात है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कोई पर्सनल कारण है, वो जो बात होती रहती है एप्स्टीन फाइल की, कुछ ऐसा मामला है, वो हम जानते नहीं है। ये आपकी वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स है, अमेरिकन्स को पता है अंदर क्या हो रहा है, क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप कमांडर इन चीफ अमेरिका के खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि मैं जो है आज आपको जो मैं एड देता हूं, मिलिट्री एड, जैसे आपको याद होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के जेडी वांस, उन्होंने परेशान होकर खुलेआम ये एक बयान दिया था इजरायलीज के लिए कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जो 2/3 मिलिट्री का आपके पास सामान है, मिलिट्री वेयर है, वो अमेरिका का है, अमेरिका के पैसे से बना है। कहने का मतलब अगर अमेरिका चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है और नेतन्याहू कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई।
दूसरी बात यह है, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, देखिए ये उनकी सेकंड टर्म है और वो जो अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देखें जो व्हाइट हाउस निकालता है जब कोई नया प्रेसिडेंट आता है, उसके पहले साल में निकाली जाती है, वो साफ उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू बी रिमेम्बर्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी जो प्रेसिडेंसी है उसको ऐसा समझा जाए दैट ही वाज द प्रेसिडेंट फॉर पीस। वो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जो अभी नहीं हो पा रही है और वो फंस गए हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, ये मामला खिंच भी सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामला बहुत भी खिंच सकता है, पर उसमें क्या है कि टाइम जो है वो ईरान की साइड पर है, टाइम अमेरिका की साइड में नहीं है। हर दिन जो बीत रहा है उसमें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर रही है दुनिया में। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं कहते हैं, वो देख रही हैं, क्रेडिबिलिटी गिर रही है अमेरिका की। तो टाइम है ईरान के साथ, तो ईरान लड़ाई जीत चुका है, टाइम ईरान के साथ है, तो सारे आप देख लीजिए पत्ते जो है वो ईरान के पास है। तो आप दोबारा इस वॉर को ट्रिगर होते हुए नहीं देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये वॉर दोबारा ट्रिगर हो सकती है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैं जैसे आपसे कह रहा हूं जी के पास, देखिए मिलिट्री ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आप लड़ाई के अंदर कुछ नई चीज ला सकते हैं। तो उन्होंने एयर वॉर भी करके देख ली, कुछ नहीं हो पाया। 39 डेज करी, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ईरानियंस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है वो सब अंडरग्राउंड है, ग्राउंड ऑपरेशन है नहीं। अभी कई एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन का करना चाहते हैं, वो इंतजार करेंगे और हो सकता है। अभी देखिए जो मौसम है अभी गल्फ के अंदर, वो उसमें आप लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि जो टेम्परेचर्स हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होते हैं। ये लड़ाई का मौसम नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड वॉर जो है वो शुरू हो सकती है अगली मार्च को या दिसंबर में शुरू कर देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, उसके करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले तो ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए। 60,000 के करीब जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो हैं वेस्ट एशिया में, पर कम से कम 3 लाख से ऊपर चाहिए। देखिए, जब ये 1991 की लड़ाई हुई थी जो अमेरिका ने और सबने मिलकर लड़ी थी सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उसमें उन्होंने 6 महीने तक वहां पे बनाया था, उनकी ट्रूप्स बिल्डअप हुआ था और करीबन 3 लाख सोल्जर लाए थे। और जो इराक है, इराक की अगर आप जियोग्राफी देखें तो वो खुला एरिया है। ईरान की देखें, वहां माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं और वो उनकी जमीन है ईरानियंस की, उनको पता है, वो उस लड़ाई के लिए भी तैयार है। तो आप कहां से पहले 3-3.5 लाख तो आप पहले उनको लाइएगा, अपने सोल्जर्स को, उसके लिए ड्राफ्ट करिए, उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। कहने का मतलब ये है, आज जो उनके पास ऑप्शन था वो सिर्फ यही है कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूं। ग्राउंड ऑप्शन है नहीं, एयर ऑप्शन है नहीं, तीसरा है कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूं। और नेवल ब्लॉकेड भी अगर फिर से ये लड़ाई शुरू करते हैं तो उनके पास काबिलियत है, ईरान के पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत दूर तक मार कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये जितना भी इन्होंने नेवल ब्लॉकेड बनाया है, जो उनके बड़े बड़े जहाज हैं, वो सब टारगेट होंगे। और एक बड़ा जहाज अगर डूब गया अमेरिका का, तो अमेरिका की क्या इज्जत रहेगी दुनिया में? तो कहने का मतलब है बहुत परेशानी का वक्त है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अब वो शुरू करना चाहे उनकी मर्जी है, पर हासिल कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं कई एक्सपर्ट को सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि टाइम बोरो किया जा रहा है दरअसल। और जिस तरह से आपने भी जिस तरफ इंडिकेट किया कि वेदर जो है वो अभी फेवरेबल नहीं है, एक तरफ इलेक्शन और दूसरी तरफ वेदर, तो ये इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ा ठंड का मौसम आए और उसके बाद शायद कुछ किया जाए। क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके अपनी उसकी एस्पिरेशंस हैं, जिसमें वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, जिसमें वो प्रॉमिस लैंड की बात करता है, जिसमें वो सिर्फ ईरान तक नहीं रुकता,
ईरान में तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। वो फिर बात जॉर्डन से लेकर टर्की और आगे तक की बात करता है, जो पूरा एक उसने अपना मैप तैयार किया हुआ है। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये जो इतनी शर्मनाक हार हुई है, ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, इजराइल की भी है। इजराइल में जब एक पोल किया गया तो उसमें वहां के लोगों ने 92% लोगों ने कहा कि ये ईरान की बड़ी जीत है। तो ये एक तरह से शर्मनाक हार इन दोनों कंट्रीज की है। तो क्या ऐसे ही वो चुप बैठ जाएंगे? दूसरा मेरा सवाल इसी में जुड़ा हुआ ये है प्रवीण जी के, जब हम ईरान को अभी देखते हैं तो एक तो यह है कि उसने पूरी दुनिया को यह बताया है कि एसिमेट्रिक वॉर किस तरह से लड़ी जाती है, उसका एक मॉडल पूरा दुनिया के सामने पेश किया है। उसने ये भी बताया कि 40 साल सैंक्शंस उसके ऊपर लगाए गए, लेकिन 40 दिन में उसने दुनिया को यह बता दिया कि अगर तैयारी की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। अभी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पूरे तरीके से ईरान के फेवर में है? क्या जो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो जीसीसी का सबसे ताकतवर मुल्क है हर तरीके से, क्या आप उससे अग्री करते हैं? देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करता है, ईरान रेड सी कंट्रोल करता है। जो हुतीज हैं वो जब भी चाहेंगे सो जो केबल्स होती है, इंटरनेट केबल्स जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है, उनको काट सकते हैं। इंटरनेट बंद हो जाएगा पूरा वेस्ट एशिया में, कुछ पार्ट साउथ एशिया के भी अफेक्टेड होंगे, इंडिया भी अफेक्टेड होगा, कुछ पोर्शन यूरोप के भी अफेक्टेड होंगे। उसके बाद आज उनके पास ड्रोन्स हैं और उनके पास मिसाइल्स हैं जो 4000 किलोमीटर पे भी मार कर सकती हैं। इंडियन ओशन में पूरा मेडिटेरेनियन सी को कवर कर सकते हैं। तो क्या, और सबसे बड़ी बात क्या है, ईरान की जो लड़ाई है वो लड़ाई जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ सर्वाइवल। उनके अंदर जो ईरानी है उसको पता है वो क्यों लड़ रहा है, अमेरिका को नहीं पता है उसके सैनिकों को कि वो क्यों लड़ रहे हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो ईरान के जो कमांडर्स हैं उनको मालूम है हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सर्वाइवल की बात है। आज अमेरिका में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इजराइल की है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं। तो जिसे कहता है ना कि अंदर से जो विल होती है, जो जज्बा होता है लड़ाई का, वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ईरान जो है, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, ये कहना कि ईरान डोमिनेंट पावर है, ईरान सब पे हावी होगा, ईरान का ऐसा कोई मकसद है नहीं। अगर आप देखिएगा जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है हम चाहते हैं एक रीजनल फ्रेमवर्क बने। इसका मतलब ये होता है दे आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन जो रीजनल सोल्यूशन हो। अगर आप एमओयू को भी पढ़ेंगी उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो बाहर की ताकतें हैं वो रीजन से बाहर जाएं, मतलब कि अमेरिकन ट्रूप्स, और वो सबको लेके एक साथ चलना चाहते हैं। तो अगर आपको सबको लेके चलना है, सारी ताकतों को जो रीजन में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे बड़ी ताकत हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये, यू हैव टू बिल्ड अ म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर सब एक साथ महसूस करेंगे कि हाँ हमारा फायदा है, हम इसमें इक्वल हैं, तभी आप रीजनल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इसका और कोई तरीका नहीं। आपको ये लग रहा है कि ये जीसीसी कंट्रीज से जो अमेरिकन बेसिस हैं, क्योंकि इनिशियली ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि उनका मकसद ये है कि जो मोनोपोली है अमेरिका की, खासतौर पर इस खित्ते में, उसको खत्म किया जाए। क्या इस तरफ भी जाता हुआ आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ही सही इस पूरे जीसीसी से जो अमेरिकन बेसिस हैं जिसका इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया गया, और एक तरह से ये कहा जाता रहा है, उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये कंट्रीज जो हैं वो दरअसल अमेरिका के, इजराइल के पिट्ठू बनकर काम करते हैं, और यूएई को तो दूसरा इजराइल ही कहा जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वहां से जो अमेरिकन बेसिस हैं वो धीरे धीरे भी खत्म हो सकते हैं, धीरे धीरे वहां से हटना शुरू हो सकते हैं? क्या इन कंट्रीज को ये कोई रियलाइजेशन हुआ है? किस तरह से देखते हैं? या फिर ये फौरी है कि अभी के लिए वॉर रुक जाए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तेल हम नहीं बेच पा रहे हैं, कारोबार का नुकसान है, सेफ हेवन। अगर आप देखिएगा आज अमेरिका के 60,000 सोल्जर्स वेस्ट एशिया में हैं, 10 कंट्रीज में हैं, 19 बेसेस में हैं। उस 10 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज हैं जीसीसी, जो कि आप जानती हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई। तो वहां से भी हटना पड़ेगा।
ये एमओयू में लिखा है बिल्कुल साफ, जो एमओयू प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन किया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद साइन कर रहे हैं, इसका मतलब जिम्मेदारी ली है प्रेसिडेंट ने खुद कि मैं इसको मुकम्मल करूंगा, मैं इसकी फाइनल डील तक लेके जाऊंगा। तो जहां तक सवाल आपने यूएई का बोला है, तो 3 ऐसी जीसीसी कंट्रीज हैं, जो एक यूएई है, एक बहरीन है, एक कुवैत है, जो अभी भी सोच रही हैं कि हमारे ऑप्शंस हैं, हम ये भी कर लें वो भी कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी। देखिए, रीजनल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक रीजन जो है वो सिक्योरिटी रीजन तय करेगा। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसके साथ ट्रेड करेंगे, वो रीजनल पार्ट तय करेंगे। तो जहां तक उनके ट्रेड का ताल्लुक है इजराइल के साथ, उसका जो इसका यूएई का ताल्लुक है, उसकी बात एमओयू में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो आती है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अगर ये बेसिस यहां से हट जाती है, इसका मतलब यह है जो एमओयू में लिखा है, तो उसका मतलब यह है कि पेट्रो डॉलर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर पेट्रो डॉलर खत्म हो जाता है, इसका मतलब जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। उसका मतलब ये है, अगर उसके पास इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, तो उनकी आज करीबन 750 मिलिट्री बेसेस हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, तो वो उसको कायम नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब है अमेरिकन एम्पायर डूब जाएगा। एक तो देखिए, अमेरिका की 2 ताकतें हैं। एक है उसकी मिलिट्री पावर, जो ऑलरेडी यहाँ हार चुकी है वेस्ट एशिया में, और बाकी दुनिया में जो उनकी मिलिट्री बेसेस है, हर मुल्क देख रहा है जहां उनकी बेसेस है कि हम अपने लिए अब क्या करें। और दूसरी है उनका रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड जो डॉलर है। अगर पेट्रो डॉलर बंद हो जाते हैं या इसमें तब्दीली आ जाती है, जो उनकी अभी मतलब अग्रीमेंट है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी, वो रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। अभी आप देखिएगा, उनका सबसे करीबी जो एलाई है, मिलिट्री एलाई, वो है जापान। हमारे एरिया रीजन के अंदर वो जापानीज भी जो है वो उनकी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं अमेरिकन के, उनको बेच रहे हैं। सब मुल्क जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो अमेरिकन डॉलर की है वो गिर गई है। तो ये सब बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही है। ये जो चीज है ये सिर्फ लड़ाई से जुड़ी नहीं है। इस लड़ाई में हमको ये समझना है हुआ क्या है। इस लड़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो मानी जाती थी, उसकी शिकस्त हो गई है बैटलफील्ड पे। उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो उसकी काबिलियत थी, वो सब कमजोर पड़ गई है। ये समझना है हमें। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब ये वॉर शुरू हुई थी, उससे पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग ये सोच रहे थे कि ईरान कितने दिन टिक पाएगा। अब सवाल ये है कि अब लोग ये देखते हैं कि अमेरिका कितने दिन टिक पाएगा। किस तरह से चीजें जो हैं वो कंप्लीटली बदल गई हैं। पूरी दुनिया का नजरिया ईरान और अमेरिका को देखने का ही कंप्लीटली बदल गया है। और उसमें सबसे बड़ा लूजर अगर कोई है, तो वो साफ तौर पर देख सकते हैं हम इजराइल और अमेरिका, ये दोनों साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सबसे बड़े लूजर हैं। मैं कुछ और सवाल है उन पर आऊं, उससे पहले प्रवीण जी मैं भारत पर आना चाहती हूं। और उससे पहले पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पूरे के पूरे मीडिएशन में जो रोल निभाया है, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री, चीन की उससे दोस्ती है, रशिया से है, सऊदी अरब से है, अमेरिका से भी उसकी दोस्ती है, ईरान भी उसका दोस्त है। यानी कि अगर 2 की जगह 4-5 हाथ भी होते तो तमाम हाथों में उसके लड्डू फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल जो उसने मीडिएशन किया है, एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर, और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर, इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? और क्या आपको लग रहा है कि पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? देखिए, पाकिस्तान की कहानी मैं आपको शुरू करके बताता हूं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई जो थी वो सिर्फ 4 दिन की थी, पर उस 4 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका ने ये फैसला किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी कांग्रेस यूएस कांग्रेस रिपोर्ट में 2025 की, कि इन 4 दिन की लड़ाई के अंदर जो क्लैश हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर किया है। उसी का नतीजा था कि 2025 के एंड में
जो पाकिस्तान और सऊदीज हैं उनका डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। याद करिएगा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री ताल्लुकात पहले नहीं थे, वो 70s से हैं, पर ये पहली बार हुआ कि उनका एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में। उसके बाद आप देखिएगा कि ये लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के शुरू होते ही क्या हुआ, पाकिस्तान पहले तो फैसिलिटेटर बना। क्यों फैसिलिटेटर बना? क्योंकि पाकिस्तान के सिंदूर के कारण, जिसमें सिंदूर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उनके रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। याद करिएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसको 2 जून 2025 में लंच के लिए बुलाया था व्हाइट हाउस में। 1-on-1 लंच हुआ था, बातचीत हुई थी। तो जैसे आप बता रही हैं, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और वो ऐसा मुल्क है जो कि सब रीजनल पावर समझती हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, और वो कैसे समझ रही है, सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है वो। हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के साथ पिछले 12 साल में, हमने हमेशा उनके टेररिस्ट टारगेट को टारगेट किया है। उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो मुस्लिम कंट्री है, फिर वो वही अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। अगर उनको थोड़ी सी किसी की बढ़ाई भी करनी होती है वो कर देते हैं। हमने जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं दिया ये श्रेय कि आपने सीज फायर करवाया है, उन्होंने फौरन दे दिया पाकिस्तान ने, और ये भी कह दिया कि साहब जो है आपको पीस प्राइज के लिए, हम नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान ने 3 बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं। पहली बात, शुरुआत हुई थी एज अ फैसिलिटेटर। 11 अप्रैल को जब ये पहली बार हुआ था कि दोनों साइड बातचीत करेंगी, तो इस्लामाबाद में तय हुआ था बातचीत होगी। आपको याद होगा वो 11 अप्रैल को था। फैसिलिटेटर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप जगह जो है ऐसी बनाएं दोनों साइड के लिए, जो दोनों साइड को लगे कि हाँ मैं यहां पर सिक्योर हूं। सो दे वर ओनली द फैसिलिटेटर। उसके बाद वो मीडिएटर बन गए। मीडिएटर का मतलब होता है कि आप दोनों साइड आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आप एक साइड के पास जाइएगा, उसकी प्रॉब्लम समझिए, दूसरी साइड को बताइए, वो बताएगा आपको मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो आप मीडिएट कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या हुआ है, क्योंकि उनको ये जो उनकी काबिलियत मैंने आपको बताई है, एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। और वो शामिल कैसे हुआ है, अगर आप देखिएगा जो MOU साइन हुआ है, जो ईरान ने MOU साइन करा है, उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद MOU। और जो 3 बड़ी बड़ी और जो ताकतें हैं, रीजनल पावर्स दैट मैटर, कौन सी हैं रीजनल पावर्स? जैसे कि इजिप्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। तो आज पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्री है, अब वो जुड़ चुका है वेस्ट एशिया के साथ। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जी, ये तो एक तरह का रेवोल्यूशन है कि किस तरह से कहां वो पहुंचा है, और आपने बेहतरीन तरीके से उसको यहाँ एक्सप्लेन किया है। और इसी में जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये था कि आखिर प्रवीण जी, ये क्या अचानक हम ये होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये एक पाकिस्तान की लॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जिसका हम नतीजा यहाँ पर हम सामने आता हुआ देख रहे हैं? या आप ये देखते हैं कि जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी, वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए वो सूट करता है उसको? क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं?
देखिए, सब कुछ है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, कनेक्टिविटी है, ज्योग्राफी है, पर सबसे बड़ी बात यह है जो हमें समझनी है कि उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तब अमेरिका क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान टेस्ट ना करे। तो जो उनके एक बहुत रिप्रेजेंटेटिव थे, स्ट्रोप टैलबर्ट, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो कोशिश कर रहे थे कि उस समय जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उनको कांटेक्ट करें, तो नवाज शरीफ के दफ्तर में कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, वहां फोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए हमसे बात करिए। तो बात हुई, उसमें जहांगीर करामत ने दो टूक बोल दिया अमेरिकन को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप जाइए। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने भी टेस्ट किए, हम जानते हैं। उसके बाद एक नोट भेजा जनरल जहांगीर करामत ने फॉरेन ऑफिस में कि देखिए अब जो पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया है, तो अब हमारा भी रोल बन गया है डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में। और अब आप अगर जो देख रही हैं, तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं। ये जो बात हो रही है, जो ट्रंप भी बात करते हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो सारी देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, मतलब कामयाबी का वो, he should also get that thing, but the point is that more and more countries, they want to talk to Field Marshal Asim Munir because they know that these people understand diplomacy, they understand how to talk to them, because this is something they have worked very well and they are the people who are in power in the GHQ. तो आपको ये सब चीजों को सामने रख के फिर एक फोटो देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिप्लोमेसी में, और स्पेशली अभी जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनाते हैं, पहली तो बात यह है कि सरकार फॉरेन पॉलिसी बनाती है, हमारी डिप्लोमेट्स तो बनाते नहीं, उनका काम है उसको आगे ले जाना। तो आज भी मैं समझता हूं हमारी जो सबसे बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग है हमारे डिप्लोमेट्स की, उनको मिलिट्री पार्ट समझ में नहीं आती, जो कि केस नहीं है पाकिस्तानी जनरल्स के साथ, क्योंकि वो सिक्योरिटी तो शुरू से ही देख रहे थे। मिलिट्री लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी 1 जनवरी 49 से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन गई, सीज फायर लाइन। तो उनको वो भी समझ में आता है, उनको ये भी समझ में आता है, और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वो ये झिझकते नहीं है कि मैं ही सारा क्रेडिट ले लूं, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं अगर उनका फायदा हो रहा है। तो ये सब बातें होती है, इनको समझना पड़ता है। बिल्कुल प्रवीण जी, आई थिंक यू आर द ओनली वन इन इंडिया, खासतौर पर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, जो पाकिस्तान को लेकर जो है वो आप बिल्कुल खुल के बात करते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं, तो वो भी आपके साथ होता रहा है। बट जो है हकीकत, वो हकीकत आप यहाँ पर रख रहे हैं। सवाल मेरा ये है प्रवीण जी लेकिन आपसे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमने देखा कि राजनाथ सिंह, जिन्होंने संसद में झूठ बोला कि ये पूछिए हमसे कि क्या हमारा कोई जवान शहीद हुआ है, कोई मारा गया है, तो मेरा जवाब है नहीं। और उसके इतने दिनों के बाद हम ये देख रहे हैं कि 6 जो जवान हैं, जो हमारे ऑफिसर्स थे, जवान ऑफिसर्स थे, उनकी शहादत हुई और उनके नाम हमें अब पता चल रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा है देश के साथ। ये एक तरह से आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश के लिए, उनके नाम तक भी आप सामने नहीं लेकर आए। ये किस तरह का ढोंग है? एक तो ये मेरा सवाल, और दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी आकर जा कहां रही है? एक ऐसा मौका जो नरेंद्र मोदी को मिला, जिन्होंने गलतियां की जब ईरान के ऊपर ये इलीगल वॉर छेड़ी गई, और उसके बाद उन्होंने न श्रद्धांजलि दी, न सही से उन्होंने कंडेम किया, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जितने भी उनको फोन कर करके वो बाकायदा तौर पर उसको कंडेम कर रहे थे। इजराइल के लिए तो उन्होंने क्या क्या किया वो पूरी दुनिया को अभी पता है।
है, अमेरिका के आगे वो कैसे नतमस्तक है ये भी पता है, लेकिन एक मौका था कि वो इस हिस्टोरिक डे जो था उसमें वो शिरकत कर सकते थे, शायद पुरानी गलतियों को सुधार सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने गवारा नहीं किया। तो क्या कंप्लीटली भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन हम खड़े हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुनिया जो है वो बदल गई है? देता हूं जी, पहली बात, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात करी है। देखिए, मैं तो तकरीबन 4 साल से कह रहा हूं, कम से कम 4 साल से कह रहा हूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। और उसमें गलती क्या है कि दुनिया बदल गई है। आज एक बड़ी ताकत नहीं है, आज 3 बड़ी ताकतें हैं। 2 बड़ी ताकतें हमारे साथ ज्योग्राफिकली हमारे से नजदीक है, ये आप समझिएगा, रशिया है और वो है चाइना है, हमारे से बिल्कुल जुड़े पड़े हैं। फिर क्या हुआ है कि जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, कनेक्टिविटी, पावर, वो और कंटेस्टेशन, ग्रेट पास का, वो सब हमारे रीजन में आ गया है। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें क्या, देखिए, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, पर अमेरिका हमारे से 12,000 किलोमीटर दूर है आज, और वर्ल्ड मल्टीपोलर है। तो मैं कह ही रहा हूं कि हमारे को अगर अपने, देखिए, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब मुल्क है ये हिंदुस्तान, उसके लिए आप कुछ ऐसा करिएगा कि आपको उन लोगों की मदद हो सके, उनकी बेहतरी हो सके उनकी जिंदगी के अंदर। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी गलत है। अच्छा, अब आपने बात करी डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। देखिए, ये बातें होती हैं जो याद रहती हैं लोगों को। अब मैं आपको याद दिलाता हूं 2019 की। 2019 को जब बालाकोट अटैक किया गया था, उस समय अगर आप याद करिएगा तो क्या हुआ था, हमने खुद अपने एक, हमारा जो था हेलीकॉप्टर, हमारी ही मिसाइल से उसको गिरा दिया था। याद करिएगा, 6 या 7 लोग हमारे उसमें मारे गए थे। एयरफोर्स ने अपनी मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था उस पूरे कंफ्यूजन में, जो जब उन्होंने हमारे पे वो काउंटर अटैक किया, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जो पाकिस्तान ने किया था हमारे ऊपर, वंस वी हैड डन द बालाकोट अटैक्स। तो उसके बाद सरकार ने उस रिपोर्ट को जाहिर ही नहीं किया जब तक कि 2019 के इलेक्शन नहीं हो गए, वहां तक रुके रहे। पहली बात, इन बातों को आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात क्या है, जो अभी बात हो रही है कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में, ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्योंकि अभी तक ये नहीं हमको पता है कि जो एयर वॉर हुई थी 6 और 7 मई की नाइट को, क्या हमारा कोई जहाज गिरा था, क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था, या क्या हुआ था उसका, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ और भी खुलेगी आगे चल के, सच सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपका जो हुआ है, अब जैसे अमेरिका है, पता चल जाता है कि अमेरिका के इतने लोग मारे गए हैं उस लड़ाई के अंदर, इतने इनके हवाई जहाज गिर गए हैं, हमारा पता नहीं चल पा रहा है इन सब चीज़ों का। तो मेरे कहने का ये पहले दूसरी बात है। अब मैं बात करता हूँ अपने पाकिस्तान, जो मुझे थोड़ा सा आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज दैट आई मीन that's not my claim. I just say कि आपको सोशल मीडिया पे इसी तरह से कहा जाता है। जी जी जी। That's not the point. For me, most important country is India. This is my country, this is my motherland. बट मैं जानता हूं कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, मैं जानता हूं जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, और मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब पाकिस्तानी मेरे क्या बारे में सोचते हैं वो दूसरी बात है, पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। Pakistanis they should be strong, we should have strong ties with them. हम एक ही लोग हैं 2 मुल्कों में, हमें इस बात को समझना है।
ये मैं कहना चाहता हूं। जी, तो क्या इसीलिए ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहें, कॉन्वर्जेशन कहें, क्या ये शुरू हुई है जिसको सरकार ने कंप्लीटली ये कहा कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, कोई एक्स ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं और ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि उसमें राम माधव भी थे, उसमें एम नरवणे भी थे और ये मुलाकात कोलंबिया में हुई है। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और आरएसएस ने भी अब से कुछ दिन पहले पैरवी की थी कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर खासतौर पे आरएसएस की तरफ से जो देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि बिना सरकार की रजामंदी के ये हो रहा है? और इसको आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से आपने पाकिस्तान की बात की, तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग दिस टू। देखिए, जहां तक मोदी सरकार का ताल्लुक है, मुझे कोई शक नहीं है। आप ट्रैक 2 कर लीजिए, ट्रैक 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, बाहर के मुल्क बुला के बातचीत करवा लें, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे जब तक ये सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको और आगे भी बता दूं, कई लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं कि देखिए चीन के साथ रिश्ते कैसे नॉर्मल होंगे। तो मैं उन्हें कहता हूं, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो तय हुई है इस सरकार ने जो की है कि वी शुड लुक इन कंपटीशन विद चाइना, हम चाइना के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेगी। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं पहला इंसान हूं जो बहुत खुश होगा अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि हमारी जो दोनों हाई कमीशन है उसको आप पहले फुल स्ट्रेंथ पे लाइएगा, वो पहली रिक्वायरमेंट है। ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 का कोई मतलब ही नहीं है जहां तक ये सरकार का ताल्लुक है। तो अभी आरएसएस क्या कह रही है, जहां तक राम माधव का ताल्लुक है, उन्होंने खुद क्लैरिफाई कर दिया है कि मैं जो है ट्रैक 2 में नहीं था, वो एक कॉम्पोजिट डायलॉग था जहां और भी मुल्क के लोग थे। मुझे पता नहीं वो कोलंबो में या कहाँ हुआ है। तो वहां पर ही सेड क्लियर किया उन्होंने कि एक सेशन था जिसमें मैंने जाके टॉक दी है और मैं वापस आ गया हूं। और जहां तक ताल्लुक है आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का, देखिए वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे, वापस अमेरिका से दौरा करके आए थे, और अमेरिकन चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है उन दोनों की बातचीत शुरू हो। और मोदी को आरएसएस की क्लियरेंस नहीं चाहिए उसके लिए। कितना भी दबाव डाल लें अमेरिकन, मैं नहीं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्मल रिलेशंस करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये वही बात है जैसे कि कितना दबाव डाला प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि उनको क्रेडिट मिले कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसमें उसका योगदान है, उनका योगदान है, देयर इज एविडेंस फॉर दैट, बट हम नहीं माने। तो ये सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल तय है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिलेशंस बिल्कुल शामिल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, आप खबरें चलाते रहिए, और नॉर्मल रिलेशंस, नॉर्मलाइज करना रिलेशंस को चाइना के साथ, वो भी शामिल नहीं है। बिकॉज वी विल नॉट बी, जो वोंग ही बोलते रहते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बार बार, कि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट बी राइवल्स, वी शुड बी पार्टनर्स, बट वी वांट टू बी सीन एज द राइवल्स ऑफ चाइना इन द रीजन। तो वो नॉर्मलाइज रिलेशंस नहीं होंगे। अब हमारी फ्लाइट्स चालू हो गई हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस चालू हो गए, पर वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है। जी, ये जो अनफॉर्चुनेट है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, मैं तो बहुत वक्त से बोल रहा हूं। तो ये, लेकिन इजराइल और अमेरिका के साथ जो इतनी नजदीकियां हैं, खासतौर पर इजराइल के साथ, हम तो उस देश के तौर पर जाने जाते थे जो गाजा के सवाल पर जो सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की जिन्होंने बात की, जिसने वकालत की। अभी जो रिपोर्ट आई है यूएन की, वो इस साफ तौर पर बताती है कि 20,000 बच्चों को टारगेटेड किलिंग जो है वो इजराइल ने की है। तो हम ऐसे जेनोसाइडल जो कंट्री है या उनका जो हेड है नेतन्याहू, उसके साथ इतनी दोस्तियां, उसके साथ इतनी गलबैयां आखिर करते हुए हम क्यों नजर आ रहे हैं? क्या है हमारी ऐसी मजबूरी? क्या हमारे आइडियोलॉजिकल जो आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो इजराइल के साथ मैच करती है, ये इसका एक रीजन है, या इसके पीछे कुछ और रीजन भी आप देखते हैं? ऐसे वक्त में जब अमेरिका खुद ये कहता हुआ नजर आता है कि वी आर द ओनली कंट्री जो आपके साथ खड़े इजराइल के साथ, अगर अपने हाथ आपके खींच लिया तो यू आर नथिंग, और कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया का जो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना पसंद करता हो, क्योंकि उसके साथ जेनोसाइडल कंट्री का एक तरह से एक टैग लग गया है। तो भारत क्यों उसके साथ खड़ा है? नरेंद्र मोदी क्यों उसके साथ खड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल तो जरूर है। देखिए, आइडियोलॉजी की जो प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान के साथ है
वही आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हमारी इजराइल के साथ है। ये आइडियोलॉजी की बात है, बिकॉज जो बीजेपी है इट इज अ आइडियोलॉजिकल पार्टी, तो वो आइडियोलॉजी पे चलती है। और जो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं वो जो है वो पूरे आरएसएस की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़कर आए हैं। तो आप भी जानती हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए पाकिस्तान से ताल्लुक नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए हम इजराइल के साथ अपनी जो दोस्ती है उसको और मजबूत करेंगे, हम कमजोर नहीं करेंगे। और जहां तक मेरा ताल्लुक है पर्सनल जो है, जो जेडी वैंस ने साफ कहा था, वी आर द ओनली कंट्री हु स्टैंडिंग बाय यू, तो ही फॉरगॉट टू मेंशन इंडिया इन दैट। As far as Netanyahu is concerned and the Zionists are concerned, these are the people who are doing a genocide. These are the people who are criminals. लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, और जो मेडिसिन है वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। अच्छा, आज जो गाजा है वो वहां 2 मिलियन लोग हैं जो ओपन प्रिजन में हैं, और लास्ट ईयर सीज फायर हुआ था, तब से लेके अब तक इजराइल ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। ये सब रिकॉर्ड है। क्या बताता है आपको इन लोगों के बारे में, ज़ायनिस्ट के बारे में? ये इनकी सोच है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहीं देख रहा था, किसी ने ठीक कहा है, ये मुझे मालूम नहीं किसने बोला है, कि आपको अगर इजराइल का हल ढूंढना है, इजरायलीज को कहिए आप ग्रीनलैंड में जाके रहिएगा, ये छोड़ दीजिए, दिस इज पैलेस्टाइन लैंड। और जब तक, देखिए, आपने ये बात करी थी, हमारी शुरुआत इसी से हुई थी, जब तक जो है पैलेस्टाइन का मसला हल नहीं होगा, इजरायलीज और जो ज़ायनिस्ट हैं वो अपनी इजराइल ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान आज उस सिचुएशन में है, दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, अमेरिका लड़ाई हार चुका है, और दोनों बड़ी ताकतें भी चाहती है कि पैलेस्टाइन का मसला हल हो। तो ये हो सकता है, देयर इज होप। ओके, 2-3 मेरे लास्ट क्विकली आपसे क्वेश्चंस। एक तो ये कि लोग ये भी जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इस पूरी वॉर में चाइना और रशिया का जो रोल रहा है वो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं। और दूसरा, अभी मैं देख रही थी कि जो मोंगला पोर्ट है, जो भारत को जो मिला था 112 एकड़ आई थिंक वो जमीन है, लैंड है जो मिली थी, वो जब अभी बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुलाकात की अभी चाइना जाकर, और वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा चाइना को दे दिया गया है। तो इस तरह से आप ये देखें कि जो ना सिर्फ पाकिस्तान से तो एक दुश्मन देश की तरह व्यवहार होता है, दुश्मन देश समझा जाता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते किस तरह से वीक ही नहीं पड़े, बल्कि प्रोजेक्ट भी जो काफी एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट था जिसपे कोई काम शुरू ही नहीं किया गया, इसलिए उससे लेकर चीन को दे दिया गया, वो सब भी हो रहा है। तो चीन जो है वो लगातार जो मजबूत हो रहा है वो भारत के लिए कितनी बड़ी फिक्र की बात हो सकती है। और वही जो मेरा पहला सवाल था कि चाइना और रशिया के रोल को इस वॉर के इर्द गिर्द आप कैसे देख रहे हैं, क्या उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा बड़ी है? देखिए, जहां तक और रशिया का ताल्लुक है और ईरान वॉर का ताल्लुक है, उनका रोल बहुत बड़ा रहा है। उनका रोल बहुत बड़ा रहा है यूएन में, यूएन के हवाले से उन्होंने जो रोल प्ले किया है, उसके साथ साथ इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द अमाउंट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ईरान। देखिए, जीत ईरान की हुई है, पर आप ये भी समझिएगा कि जो अराक्ची है वो मई के महीने में, याद करिएगा, वो पहले गए थे रशिया, वहाँ 1.5 घंटे उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई, वहां से वो सीधा गए चाइना, और वहां पर उनकी अपने काउंटर पार्ट वांग ही से बात हुई, और वापस तेहरान में आके उन्होंने ये ऐलान किया कि हम क्या करेंगे, पोस्ट वॉर रीजनल फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो 2 बड़ी ताकतें खड़ी हैं ईरान के साथ, और जीत जो है, मैं कहूंगा, ना चाइना की है ईरान वॉर में, ना रशिया की है, जीत ग्लोबल साउथ कंट्रीज की है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। आप ये समझिएगा, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, दुनिया बदल गई है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दुनिया बदली है करीबन 2017 में, कुछ बोलते हैं जॉन मेयर शाइबर जैसे अमेरिका के, मैं कहता हूं 2013 में बदली है, पर वो एक अलग बहस है
कहने का मतलब ये है कि जब मोदी सरकार पावर में आई थी मई 2014 में, उसके बाद दुनिया मल्टीपोलर हो गई। तो अभी तक जहन में ये है कि हम जो है अन्नदाता है, वी आर द हेजीमोन, सबसे बड़ी ताकत है साउथ एशिया की। जो हमें नहीं दिख रहा है वो ये है कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान और भूटान को छोड़ के बाकी जितने भी मुल्क हैं वो सब बेल्ट एंड रोड से जुड़े हुए हैं। तो चाइना आज साउथ एशिया के बाहर की ताकत नहीं है। चाइना इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, आप समझिएगा। इसीलिए जो अभी ये जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ही वाज देयर। वो शी जिनपिंग को मिले और उन्होंने बताया कि हम ये तीस्ता बॉर्डर की भी बातचीत होगी, इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये जो हेजीमोनिक सोच है कि हम कॉलोनियल पावर है, हमें ब्रिटिश इंडिया ने ये दिया था कि साउथ एशिया हमारी मलकियत है, आपकी मलकियत नहीं है। दुनिया बदल गई है, चाइना आम ताम ताकत नहीं है। हमें चाइना के साथ काम करना है, पाकिस्तान के साथ काम करना है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को मजबूत बनाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, मजबूत बनाए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री डिटरेंस। उसके लिए आपको शांति चाहिए। शांति तभी आएगी अगर आप इन दो बड़ी जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी मिलिट्री लाइंस हैं उनको आप सीरियसली सोचें और उसका हल निकालें। जी, क्या ये भी आप देख रहे हैं कि इजराइल की भारत से दोस्ती, खासतौर पे अमेरिका के हवाले से अगर बात करूं, कि वो पीठ में छुरा घोंपते हैं और उसके बाद फिर दोस्ती का गुणगान भी गाते हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है अगर हाल फिलहाल में हम देखें कि यूएस ने भारत के लिए की हो जिसके लिए हम ये कह सकें कि दोस्ती निभाई है। दोस्ती ऐसा लग रहा है कि एक तरफा इश्क है और आशिक दीवाना हुआ चला है, और वो आशिकी जो है वो साफ तौर पे देखने के लिए मिल रही है, वो है नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए। देखिए, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसने कोल्ड वॉर जीती, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, जो यूनिपोलर वर्ल्ड का अंदाता था, सोल पावर था। उनको पार्टनरशिप नहीं समझ में आती है। वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। तो वो कहते हैं कि हम बराबर हैं इंडिया के, पर वो इंडिया को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दिक्कत तो सारी ये हो रही है, जब हमारे पास ऑप्शन हैं, जो मैं आपसे कह रहा था, हम उनको क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ बीइंग उनकी वो नौकर, वॉट एवर वर्ड यू वांट टू यूज एज अ वेसल स्टेट, हम उनकी जो भी कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं अमेरिका की हर चीज में, क्योंकि हमारे बराबर वो हमें अपने बराबर समझते ही नहीं है। हम ये तो नाजरीन, आपने प्रवीण सानी साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि आपने हुर्बत फिर से बंद है और महंगाई जो है वो उसका तूफान फिर आने को है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो दुनिया को मैसर नहीं होगा और वहां से जहाज गुजर नहीं पाएंगे। तो जब तक ये मामला ठीक नहीं होते ये हालात ऐसे ही रहेंगे। और ईरान ने तो अमेरिका को नाखून चने चुभवाए हैं। अगर उसकी जगह पर पाकिस्तान होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की कितनी तबाही मचा सकता था। तो जंग बहरहाल एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इससे मुज़ाकरात हो जाते तो बेहतर था। लेकिन अमेरिका भी जो है वो अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना बड़ा देश होकर एक ईरान से पिट जाए ये कोई मामूली बात नहीं है। और ईरान ने वाकई साबित किया है कि वो 70 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। उनको पता था कि एक न एक दिन अमेरिका और इसराइल जो है वो मुझ पर टूट पड़ेंगे और मुझ पर हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने जनाब लातादार ड्रोन्स और जो है वो मिसाइल्स वगैरह बना रखी हैं और बहुत ही आला किस्म के मिसाइल और ड्रोन्स बनाए हुए हैं कि जिन्होंने इसराइल को निस्तो नाबूद कर दिया है। अमेरिका के जितने बेसिस थे जो इस्लामी मुल्कों में थे उन पर हिट किया है। तो अब अमेरिका जो है वो फिर से कॉन्फ्रेंस कर रहा है तमाम इस्लामी ममालिक के साथ। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान किरदार अपना क्या किरदार अदा करता है। एक पाकिस्तान ही है जो अमेरिका को जो है वो नट डाल सकता है। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।